ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીએ જોર પકડ્યું છે। રાજકોટ વિધાનસભા 68 બેઠકના ઉમેદવાર ઉદયભાઈ કાંગડના પ્રચાર માટે ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાની ઉપસ્થિતિમાં ભવ્ય જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યકર્તાઓએ કમળ હાથમાં રાખી અનોખો પ્રચાર કર્યો હતો। ઉમેદવાર ઉદયભાઈ કાંગડ તથા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા કમળ પુષ્પહાર તથા પાઘડી પહેરાવી જેપી નડ્ડાનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું। आ तके जाहिर सभाने संबोधता जेपी नड्डाए कह्युं हतुं के नवा भारतनी गंगोत्री गुजरातथी शरू थाय छे। विकासनुं मॉडल गुजरात छे। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा में मेरे साथी रहे, सम्मानीय विजय भाई रूपाणी जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री उदय भाई कांगड़ जी, हमारे मोहन भाई कुंडारिया जी, हमारे सांसद लोकसभा में राम भाई मोकाड़िया जी जो हमारे राज्यसभा में साथी हैं, कमलेश भाई मिराणी जी जो अध्यक्ष है राजकोट सिटी के, अरविंद भाई, खुशबू सुंदरम जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण और यहाँ इस जनसभा में चुनावी सभा में उपस्थित देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी आपने उदय भाई का वक्तव्य सुना और साथ ही साथ आपने हमारे वरिष्ठ ज्येष्ठ श्री विजय भाई रूपाणी की भी बात आपने सुनी है। मैं गुजरात की धरती पर आया हूँ, राजकोट की पवित्र धरती पर आया हूँ, यहाँ आऊँ और खोडियार माता के मंदिर को याद न करूँ, उसी तरीके से जालाराम मंदिर को याद न करूँ, तो शायद मेरा आना असफल रहेगा। सबसे पहले तो मैं देवी देवताओं को, माता को नमन करता हूँ और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। जब मैं राजकोट की भूमि या गुजरात की भूमि की बात करता हूँ तो ये संतों की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है और देश को दिशा देने वाले नेतृत्व की भूमि है। जब मैं ये कहता हूँ तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूँ। बहुत से संत जिन्होंने सामाजिक सुधार में अपना बहुत बड़ा योगदान किया, जिनको हम याद करते हैं, उसी तरीके से देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व लगाने वाले ऐसे भी योद्धाओं की कमी नहीं रही। लेकिन देश को दिशा देने में गुजरात कभी भी पीछे नहीं रहा। और यहाँ जब मैं खड़ा होता हूँ तो महात्मा गांधी को याद करना, जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, उसी तरीके से देश को एकीकृत करने में और मजबूत बनाने में जो योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। और जिस तरीके से नए भारत के निर्माण, आत्मनिर्भर भारत, इसको खड़ा करने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया है, वह भी हम सब लोग हमेशा याद रखते हैं और उनके नेतृत्व में हम सब लोग अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। मैं आज यहाँ आया हूँ, गुजरात की, राजकोट की जनता से चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको अपना सौभाग्य मानते हैं कि नए भारत के निर्माण की गंगोत्री अगर शुरू होती है तो वो गुजरात की धरती से शुरू होती है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यही नहीं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि नए भारत के निर्माण में जब भी हम चर्चा करते हैं तो विकास का गुजरात मॉडल की हम चर्चा करते हैं। यानी विकास का कोई मॉडल है तो गुजरात मॉडल है। अगर विकास का कोई मॉडल है तो वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रस्तावित मॉडल है, जिसको गुजरात ने आगे बढ़ाया। और इसीलिए जब हम इन सारी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं तो आम सामान्य मानवी, सामान्य लोगों के जनजीवन में जिस तरीके का अंतर मोदी जी के नेतृत्व में आया है, वो हम सब लोगों को ध्यान में रहता है।
आज हम यहां पर बैठे हैं, कोरोना की मार के कारण आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन आया, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ाई, बड़े बड़े विकसित देश आज भी लड़खड़ाती हुई हालत में दिख रहे हैं। लेकिन जब अमृत महोत्सव भारत मना रहा है तो आजादी के 75वें साल में ब्रिटानिया, जिसने हमारे ऊपर 100 साल से ज्यादा राज किया, उसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ कर हम नंबर 5 की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। यह भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है और संतोष की बात है। अगर हम बात करें आईएमएफ की, तो उनके रेटिंग्स में यह ध्यान में आता है कि भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है, यह हमको ध्यान में आता है। अगर हम बात करें तो जो भारत कल तक मोबाइल का सिम कार्ड खरीदा करता था, आज दुनिया को देने वाला दूसरे नंबर का भारत, गिफ्ट देने वाला भारत बन गया है। मोबाइल बनाने में हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं दुनिया में, स्टील बनाने में हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं, सौर ऊर्जा के दृष्टि से हम 5वें नंबर पर खड़े। यह भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था को हमको देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं विकास के दृष्टि से, तो यूपीए के समय में 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनती थी प्रतिदिन, आज 37 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रही है। और जो ग्रामीण सड़कें हैं वह लगभग 3,26,000 किलोमीटर बन चुकी है। 3,26,000 ग्रामीण सड़कें, 3,26,000 किलोमीटर का मतलब बनता है कि दुनिया के भूमध्य रेखा पर अगर हम 8 बार चक्कर लगाएं तो जितनी सड़क बनती है उतनी भारत में ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए बनती है। यह भारत का बदलती हुई तस्वीर है जिसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, मैं जनधन योजना की बात हमेशा कहता हूं। जब मैं जनधन योजना की बात करता हूं तो लोग बोलते हैं नड्डा जी इसमें क्या रखा हुआ। मैं उनको समझाता हूं कि देखो, श्रीमती गांधी ने 1971-72 में कहा था कि बैंक अगर नेशनलाइज हो जाएंगे तो गरीबों को बैंक का फायदा मिलेगा। 1971 से लेकर 2014 तक बैंक के अंदर जाने वाले लोग और बैंक में अपना खाता खुलवाने वाले लोगों की संख्या 2.25 करोड़ थी। यानी 130 करोड़ के देश में 2.25 करोड़ ही बैंक का फायदा उठा रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पता किया कि गरीब लोग क्यों बैंक में खाता नहीं खुलवा रहे, तो पता चला कि खाता खुलवाने के लिए पैसे जमा कराने पड़ते। तो मोदी जी ने कहा बैंक में खाता खोलो, जीरो अकाउंट पर खाता खोलो, तुम्हारे खाते में पैसा डालने का काम सरकार का। और अंतर क्या आया वो भी आप समझ लीजिए। जब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन की अवस्था में 3 महीने के लिए 20 करोड़ बहनों के खाते में और लगभग 5 करोड़ से ज्यादा हमारे बुजुर्ग और विकलांग भाइयों के खाते में, विकलांग भाइयों के खाते में 1-1 हजार रुपए डाला और गरीब बहनों के खाते में, 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए सीधा उनके खाते में डाल करके उनका सशक्तिकरण का काम किया। अब देखो, कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा था, न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, सीधा मोदी जी का पैसा, देश का पैसा 20 करोड़ बहनों के खाते में चला गया। ये हमको देखने को मिला है। आज एक समय में राजीव गांधी बोलते थे कि मैं 100% भेजता हूं, 100 रुपए भेजता हूं, तो 85 रुपए बीच में ही पता नहीं किनके हाथों में लग जाते हैं और जनता को नहीं पहुंचते। यहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचा दिया है। यह भी हमको याद रखना होगा। मैं अभी शिमला में 31 तारीख को जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 11 करोड़ 75 लाख
किसानों को 2000 रुपए की 11वीं किस्त देनी थी, तो शिमला के रिज मैदान से मोदी जी ने एक बटन दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 80 लाख लोगों को, 87 लाख लोगों को खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गया। कितने में? 15 सेकंड में। एक जमाने में 100 का 85 गायब, और एक जमाने में 11 करोड़ 87 लाख लोगों को सीधे सीधे उनको किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलता है। यह हमारे ध्यान में आता है। मित्रों, सत्ता में यह उंगली का बहुत महत्व है जो बटन को दबाता है। जब सही जगह दबाता है तो विकास होता है, जब गलत जगह यही बटन जब गलत जगह दबता है तो हमारा विनाश होता है। इस बात को हमको समझना होगा। और मैं किस लिए कह रहा हूं? जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया, एक। अटल जी ने 6 दिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया, और आपके राजकोट को भी 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? ओपीडी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? और बहुत जल्दी आईपीडी भी शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन यह फैसला कैसे हुआ? यह फैसला इसलिए हुआ क्योंकि आपने विकास की दृष्टि से विकास पुरुष को चुना। आपको मालूम है कि देश में 200 नए मेडिकल कॉलेज बन गए, 200 न्यू मेडिकल कॉलेज। आज मैं गया हुआ था अंकलेश्वर, भरूच में एक नया मेडिकल कॉलेज खुल गया। कौन सी जगह है जहां नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है? और मेडिकल कॉलेज की सीटें जब मोदी जी ने चार्ज लिया था तो एमबीबीएस की सीटें 54,000 प्रति वर्ष 54,000 डॉक्टर बनते थे। आज 83,000 डॉक्टर प्रति वर्ष बन रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं। यह हमको समझना होगा। अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, डॉक्टर्स की, तो 30,000 प्रति वर्ष बनते थे। आज 54,000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पास करके निकल रहे हैं। यह स्थिति आकर के खड़ी है। 2002 में आपकी जीडीपी, गुजरात की जीडीपी 99,000 करोड़ रुपए थी। आज जीडीपी गुजरात की वह 19,80,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। 19,80,000 करोड़ रुपए। बताइए विकास हुआ कि नहीं हुआ? यह इसलिए विकास हुआ क्योंकि आपने समय समय पर सही फैसला लिया है। विषय उदय भाई का नहीं है। उदय भाई को तो आप विधायक बनाएंगे। विषय भूपेंद्र भाई का नहीं है। विषय विजय रूपानी जी का नहीं है। विषय आपके हक हकूक की रक्षा का है। 1 तारीख को उसकी हमको चिंता करनी होगी। यह हमको समझना है। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से इस बात को निवेदन करने आया। आप बताइए, गुजरात को गिफ्ट सिटी मिली कि नहीं मिली? गिफ्ट सिटी सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यह फर्क आया कि नहीं आया? दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू, और जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक करने में अपना योगदान किया, 182 मीटर की मूर्ति, 58 मीटर का उसका बेस, 240 मीटर का ये जो सबसे ऊंचा ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो गुजरात की शान है कि नहीं है? देश की शान है कि नहीं है? दुनिया में अपना स्थान बनाती है कि नहीं बनाती? ये बताता है कि गुजरात ने गुजराती अस्मिता के साथ देश की अस्मिता के लिए किस तरीके से अपने आप को जोड़ा है, वो हमारे को समझ में आता है। अगर मैं पानी की बात करूं, अभी नर्मदा की बात हो रही थी। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बने थे मोदी जी, तो उनकी पहली मुलाकात उन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह से दिल्ली के एयरपोर्ट पर बुला करके की थी, और मैं उनको रिसीव करने गया हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट पर। और वहां वो किसी और की चर्चा नहीं कर रहे थे, वो नर्मदा के पानी की चर्चा कर रहे थे। इतना उनके मन में हमेशा इस बात को रहा। और
आप लोग, हमारे रूपानी जी, सब लोग जाते थे, मनमोहन सिंह से मिलते थे, कहते थे नर्मदा का बांध का दीवार ऊंची कर दो, गेट ऊंचा कर दो, उससे नर्मदा का पानी का फायदा मिलेगा, सौराष्ट्र तक पानी पहुंचेगा। तो मनमोहन सिंह जवाब देते थे, अभी तक हुआ नहीं क्या? 7 साल, रूपानी जी बता रहे 7 साल, अभी तक हुआ नहीं क्या? हमें तरस आता था कि ये प्रधानमंत्री को पता नहीं है या पता रखना नहीं चाहते, ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? लेकिन आपने 2014 में मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, 17 दिन के अंदर 17 मीटर ऊंचा करने का ऑर्डर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया, नर्मदा का पानी को रोक दिया। आज 115 डैमों को नर्मदा के पानी से यहां सौराष्ट्र में जोड़ा गया, 115 डैम। मुझे याद है नर्मदा की, राजकोट की तस्वीर और गांव की तस्वीर, लोग घंटों बर्तन लेकर के सड़क पर इंतजार करते थे कि कोई टैंकर आएगा तो पानी भरेंगे तो दिन का काम चलेगा। आज बोलिए, घर घर पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हर घर पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये अंतर हम लोगों को देखने को मिला। इसलिए अगर मैं विकास की कहानी सुनाने लगूं तो शायद और आपको जानकर के खुशी होगी कि गुजरात का 67% पानी ऊपर आया है, बाकी देश में पानी नीचे गया है, यहां 60% रिचार्ज हो गया है। ये सही नीति के कारण जिस तरीके से काम हो रहा है वो भी हमको ध्यान रखना। ये मुदेरा में ये सूर्य मंदिर का फिर से रेनोवेशन हो रहा है। मुदेरा गांव को 100% सोलर एनर्जी से जोड़ दिया गया है। अब वहां पर कोई बिल नहीं आता बिजली का सारा काम सोलर एनर्जी पर हो रहा है। नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। कभी आपने सोचा था कि भारत एरोप्लेन बनाएगा, एयरक्राफ्ट बनाएगा? आज C295 ये गुजरात में वडोदरा में ये एयरक्राफ्ट बनने का काम शुरू हो गया। ये बदलता भारत की तस्वीर हमको देखने को मिलती है। उसी तरीके से अगर हम रोजगार की बात करें तो जहां ये लोगों को रोजगार दिया गया है, अवसर दिए गए हैं, वहां मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगा। ये जो जगह का मुझे मालूम नहीं, लेकिन भरूच में जाऊसर जगह है या जंबूसर, वहां बल्क ड्रग पार्क आ रहा है। वो 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और वहां लगभग इन्वेस्टमेंट 30,000 से 50,000 करोड़ रुपए होगा और वहां लगभग 3 लाख से ज्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 2 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आज जैसे अहमदाबाद फार्मास्यूटिकल्स का हब है, ये गुजरात अब दवाइयों की दृष्टि से दुनिया के नक्शे पर स्थापित हो जाएगा। यह भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए विकास की कहानी की हम जो बात कहते हैं उसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। आज जो हम 1% से नीचे गरीबी की रेखा में आए हैं, उसका कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रारंभ किया। पिछली महामारी जो पिछले सदी में आई थी तो उसमें लोग बीमारी से ज्यादा भूखमरी से मर गए थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का तय किया। और इस 80 करोड़ में गुजरात में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 2 वक्त की रोटी के इंतजाम हो रहा है और इस देश में कोई भूखा न सोए, इस बात की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। अगर मैं बात करूं उज्ज्वला की, मुझे मालूम नहीं, आप सब तो शहर में रहने वाले हैं, लेकिन मैं तो गांव से आता था। हमें याद है कि हमारी माताएं बहनें 5 बजे सुबह उठकर जंगल में जाकर लकड़ी काट के लाती थी। और जंगल आपको मालूम है, जहां कहीं बाघ भी होता है, कहीं जंगली जानवर भी होते हैं, वहां से लकड़ी ला करके उसको चूल्हा जलाती थी। वो फूकनी लेकर के फूक करके धुआं के बीच में से आग जलाती थी। 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने छाती में लेती थी, तब जाकर के घर वालों को खाना खिलाती थी। आज
मुझे खुशी है कि मोदी जी ने 11 करोड़ बहनों के घरों में गैस का चूल्हा और सिलेंडर पहुंचाया है। 11 करोड़, ये महिला सशक्तिकरण हुआ है। आज बहनें लाइटर से जलाती हैं और 5 मिनट में चाय और आधे घंटे में भोजन, ये महिला सशक्तिकरण हुआ है। अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत की, तो मुझे खुशी है कि मोदी जी ने मुझे देश का स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका दिया और उन्होंने कहा कुछ बड़ा होना चाहिए। उनका विचार था कि गरीब आदमी की सेवा होनी चाहिए। मुझे याद है, रूपानी जी भी जानते होंगे, हम लोग विधायक हुआ करते थे, गरीब आदमी हमारे पास आया करता था, बोलता था मेरे को स्टंट लगना है, 1.5 लाख दे दो। हम कहते थे भैया मैं आपको 75,000 देता हूं, बाकी इंतजाम आप कर लो। मन को भी दुख होता था, क्या वो आधा स्टंट लगाएगा 75,000? लगना तो एक पूरा स्टंट है। कोई कहता था मेरी बाईपास सर्जरी करा दो, 2 लाख रुपए लगेंगे। हम कहते थे एक ले लो, एक की व्यवस्था तुम करो। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, मोदी जी ने कहा कि गरीब लोगों के लिए हेल्थ कवर देना है। मैंने कहा 1 लाख का देना है, 2 लाख का देना है। प्रधानमंत्री ने कहा 5 लाख सालाना देना है, 5 लाख। और कितना दिया? 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 50 करोड़ लोग। और 50 करोड़ लोगों का मतलब होता है सारी अमेरिका की जनसंख्या, सारी कनाडा की जनसंख्या, सारी मेक्सिको की जनसंख्या, ये सब मिला लो तो भी हमारा आयुष्मान भारत बड़ा होता है, उसके ज्यादा होता है। और उनको कौन है ये लोग? रेडी वाला, फेरी वाला, रिक्शे वाला, ठेले वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक ड्राइवर का और के साथ क्लीनर, बाल काटने वाला बार्बर, रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया। और गुजरात में यह संख्या 43 लाख परिवारों की है। और जो मुख्यमंत्री अमृतम योजना चली, उसमें 41 लाख, उसमें भी 43 लाख है आयुष्मान भारत में, और मुख्यमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत 41 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। इसलिए अब गुजरात में कोई भी गरीब ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर नहीं है। कभी कांग्रेस सोच सकती थी इस काम को? कभी उन्होंने गरीबों की चिंता की है? कभी वो इस तरीके का कार्यक्रम कर सकते थे? अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, अब मैं सुनाना चाहूंगा आपको। मैं एमएलए होता था कब? 1993 में। तो 1993-98 में 2003 में मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, आपके यहां भी शायद बीडीओ ही बोलते हैं, वो बीडीओ मेरे घर आया करता था और कहता था नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था क्या खुशखबरी है? बोला 2 पंचायतों में 1 मकान आपको इंदिरा आवास योजना का मिला है। अब बताइए किसको दूं ये मकान? मैं कहता था आप ही रख लो। 2 पंचायतों में 1 मकान लेके मैं क्या करूंगा, किसको दूंगा? और आज प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने 3 करोड़ 60 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर दिए हैं, पक्का छत दिया है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और जब मैं आवास योजना की बात करता हूं तो 15 लाख घर यहां गुजरात में बने हैं, और राजकोट में, ईस्ट में, आपके यहां उदय भाई 54,529 घर बने। 54,500। ये हम रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते हैं, जवानी जमा कर बात नहीं करते हैं, आंकड़ों के साथ बात करते हैं। तो ये अंतर है। और वो इंदिरा आवास योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना। स्वच्छ भारत की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हमको स्वच्छता लानी है, इज्जत घर बनाना है। तो कांग्रेसी भाई हंसे थे, क्योंकि इनको गरीबों के बारे में तो क्या जानते थे, ये उनकी पीड़ा क्या जानते थे। जब इज्जत घर बनाने लगे तो 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बने, 11 करोड़ से ज्यादा। इसका मतलब 11 करोड़ हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बच्चे अपने दैनिक नित्य जीवन के क्रम के कर्म के लिए वो खेतों में जाया करते थे, खुले में शौच जाते थे, ये उनकी स्थिति थी।
आज 11 करोड़ बहनों को इज्जत अगर दी है और उनका सशक्तिकरण किया है तो मोदी जी ने किया है, ये हमको याद रखना चाहिए। और महिलाओं का सशक्तिकरण, उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 41 लाख इज्जत घर गुजरात में बने हैं और 37,857 इज्जत घर राजकोट ईस्ट में बने, उदय भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बने। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, जल जीवन के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया और आपके सामने हमारे रूपानी जी ने भी बताया कि पानी के लिए त्राहिमाम होती थी। आज पानी की आपको सुविधा मिल गई है, हर घर जल पहुंच चुका है, यह भी हमारे ध्यान में आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करूं तो 11 करोड़ 74 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है और 66 लाख लोग वो गुजरात से संबंध रखते हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, ये डबल इंजन की सरकार है और जब मैं डबल इंजन की सरकार बोलता हूं तो ऊपर अगर नरेंद्र भाई हैं तो नीचे उसको कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करने के लिए भूपेंद्र भाई जोर से लगे। और मैं यह कहना चाहूंगा कि रूपानी जी ने भी पूरी मेहनत करके गुजरात की सेवा की और डबल इंजन में मोदी जी के आशीर्वाद से गुजरात की चिंता करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लगभग 1,60,000 लोगों को नौकरी दी गई है। उसी तरीके से बजट का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया। उसी तरीके से यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 37% भारत का वो गुजरात में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, जिसको हमको ध्यान में रखना है। और गुजरात की दृष्टि से अगर मैं विकास की दृष्टि से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात जहां तक स्वच्छता का सर्वेक्षण में वह दूसरे नंबर पर खड़ा है। अगर हम गुजरात की फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज बताएं तो उसमें अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट ये सबसे तेज गति से बढ़ने वाली सिटीज बनी है और साथ ही साथ स्वच्छता की दृष्टि से भी इन लोगों ने अपना स्थान बनाए रखा है। और जैसा कि मैंने कहा कि ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हीरासर में आ रहा है, उसमें लगभग 2,500 करोड़ रुपए खर्च हुए और वो बहुत जल्द शायद अगले साल तक वो भी समर्पित हो जाएगा हीरासर का। वो उसी तरीके से रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो भी डेवलप हुआ है और उसी तरीके से खंडेरी में क्रिकेट स्टेडियम जो है वह भी बन रहा है। मित्रों, विकास के बारे में हम अगर चर्चा करें तो बिजली, पानी, एक समय था गुजरात में जब हमारे बहनें मोदी जी से कहती थी कि कम से कम भोजन करते समय तो बिजली रहे, कम से कम न्यूज सुनने के लिए तो बिजली रहे ताकि हम न्यूज टीवी पर देख सके। आज 24 घंटे आपको बिजली मिल रही है और क्वालिटी की बिजली मिल रही है, यह विकास हुआ। तो इसलिए विकास के आयाम की अगर मैं चर्चा करूं तो एक लंबी सूची है, लंबी लिस्ट है जिसने विकास को जोड़ा है। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो आपके सामने आजकल घड़ियाली आंसू बहा करके आपके वोट को लेने का प्रयास करती है, उनको भी हमको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। कल जो राहुल गांधी जी ने वीर सावरकर के बारे में कहा, जो अशोभनीय टिप्पणी की, वो भारत को छोड़ने का काम है या तोड़ने का काम? और मैं तो कई बार उनको बोलता हूं, देश तो बाद में जोड़ना, पहले पार्टी जोड़ लो, अपनी पार्टी तो जोड़ लो। मित्रों, ये वही राहुल गांधी है। मैं बार बार लोगों को बताता हूं, देखो, नेता एक वक्तव्य से पकड़ में आता है। जिस तरीके से चावल की किस्म एक दाने से पहचान में आती है, उसी तरीके से नेता एक वक्तव्य से पकड़ में आता है। आपको मालूम है कि दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। लगे थे नारे कि नहीं लगे थे? ये अफजल कौन है? ये अफजल वो है जो पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। और अगर अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इसका मतलब कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी की सजा सुनाई, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिसने फांसी की सजा को अपहेल्ड किया, वो कातिल हो गए।
और राहुल गांधी दूसरे दिन जेएनयू में जाकर के इनके साथ खड़े हो जाते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, और वहां नारे क्या लगते हैं? भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि सोनिया गांधी जी को रात को नींद नहीं आई, रोती रही, क्योंकि बाटला इनकाउंटर में जो लोग मरे उससे उनको बहुत दुख हुआ। कौन मरे बाटला इनकाउंटर में? जो टेररिस्ट थे, जिनको कोर्ट ने सजा सुनाई। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कर बोलने वाले लोग, उनके साथ खड़े होने वाले लोग आज भारत जोड़ो यात्रा में चले। मित्रों, मैं इनको सुबुद्धि में दे भगवान, ये निकले हैं अच्छी बात है, लेकिन ये जो समाज को बांटने का काम करते हैं उनसे हमको खबरदार रहनी चाहिए। और एक नई पार्टी भी यहां आई है आपके यहां पर, उसका भी मैं आपको सुना देना चाहता हूं। ये जहां जाते हैं ऐसा बैनर बुनर लगा करके दिखाते हैं, बस हम ही हम हैं, हम ही हम हैं, हम ही हम हैं। और हमारे लोग भी कई बार पूछने लग जाते हैं ये क्या है, ये क्या है मसला। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में लड़ने गए थे आप पार्टी, 540 सीटों पर चुनाव, 450 सीटों पर चुनाव लड़ा, 340 सीटों, सॉरी 340 सीटों पर चुनाव लड़ा और 329 पे जमानत जब्त करा करके आ गए। उत्तराखंड में गए थे चुनाव लड़ने, 69 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 65 सीट पर जमानत जब्त करा गए। और इनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आजकल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है, हमारी पार्टी में आ गया। गोवा गया, वहां बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। मैंने कहा क्या है? बोलने गया आगे आगे देखिए, इलेक्शन चलेगा तो पता लगेगा। 39 सीटों पर चुनाव लड़े, 35 सीटों पर जमानत जब्त करा। मणिपुर तो गए नहीं, हमारे हिमाचल आए हैं, 67 सीटों पर चुनाव लड़ा है। मैं यहां आपको बता के जा रहा हूं 67 की 67 सीटों में जमानत जब्त इनकी होगी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। यहां शिक्षा मॉडल, वहां घोटाला मॉडल। आप बताइए, क्लासरूम का टेंडर और क्लासरूम बनाने का की कीमत और बाथरूम बनाने की कीमत एक हो सकती है क्या? दिल्ली में है, ये है इनका मॉडल, ये है इनका मॉडल। शराब घोटाला, शिक्षा मंत्री शराब मंत्री, शराब का घोटाला, मोहल्ले मोहल्ले शराब पहुंचा दी। कहते थे हम पानी माफिया को समाप्त करेंगे, 1000 टैंकर एक्स्ट्रा लगा दिए। कहते थे हम डीटीसी के, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बसों में सुधार करेंगे, बसों की संख्या घट गई। ये कहते थे कि हम किसी क्रिमिनल को हम टिकट नहीं देंगे, 3 तो जेल में पड़े हुए, बाकी बेल पर है, मंत्री जेल में है। और आज एक और इनका विधायक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया, 1 करोड़ रुपए की घूस मांगते हुए, भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर गए। ऐसे लोगों से भी हमको बच करके रहना है। और इनका जो रिकॉर्ड है ना जमानत जब्त होने वाला, वो रिकॉर्ड आपने भी बरकरार रखना है, इसको भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, यह चुनाव आपके भविष्य का है, अगले 5 साल के सुदृढ़ीकरण का है। मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए जिस तरीके का आशीर्वाद गुजरात और देश की जनता को मिल रहा है, उसमें हमको भी अपने आप को समावेश करने का है। और उदय भाई, जो एक 20 साल तक कॉर्पोरेटर के रूप में आपकी सेवा की है, जिन्होंने दिन रात एक करके आपकी सेवा की है, उनको मौका मिला है कि वो विधानसभा में आपकी सेवा करें। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा। सिर्फ आपका वोट नहीं चाहिए, आपके रिश्तेदारों का भी वोट चाहिए, आपके मोहल्ले में रहने वाले लोगों का भी वोट चाहिए, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों का भी वोट चाहिए। इसलिए आप उदय भाई के सिपाही बन करके, उदय भाई बन करके आप पूरी ताकत से लगे और कमल के निशान को यशस्वी बनाएं। यही आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। आपने बहुत शांति से मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।